हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हिंदू एडिटोरियल है वो है अर्थक्वेक पे, जो अभी हाल ही में तिब्बत और भारत और भूटान जैसे देशों में आया था जो अर्थक्वेक, उसी बेस पे है आज का एडिटोरियल। और कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो इतिहास देखेंगे या फिर एसएससी का इतिहास देखेंगे तो एसएससी द हिंदू का एडिटोरियल फ्रिक्वेंटली उठा के पूछा करती है। तो देखिए, आज का जो एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का एडिटोरियल। हम आपको बता दें कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल के बेस को लेके, जो आपको पता है कि इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो जून माह में आ गई है। तो वही है टारगेट हमारा, एसएससी सीजीएल माह जून को टारगेट लेके चल रहे हैं, ताकि एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाएँ और उसमें आप रिजल्ट ले पाएँ। और आपकी अगर इंग्लिश कमज़ोरी है तो ज़रूर इन वीडियो को देखिए, इन वीडियो को समझिए, जो इसमें बताया गया है इस पैसेज को समझिए, इनमें जो रूल्स बताए गए हैं। हम आपको शुरुआत में ही बता दें कि हर एक मॉक में लगभग इंग्लिश के 6 से 7 टॉपिक कवर होते हैं और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है ताकि आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। देखिए, आपको पता है कि एसएससी में आपको एक आने हैं पैसेज और एक आने हैं आपको क्लोज टेस्ट। एक पैसेज आने हैं, एक क्लोज टेस्ट आने हैं, सीजीएल मेंस की बात कर रहे हैं। और आपको आने हैं एक सेंटेंस अरेंजमेंट आना है, सेंटेंस अरेंज करना जिसको बोलते हैं PQRS। आपको टेंस कॉमन ईरर आने हैं, आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आने हैं, और आपको पैसिव वॉइस आने हैं, आपको नरेशन आने हैं। तो ये तमाम टॉपिक आपके एक वीडियो में कवर होते हैं, ठीक है। तो आपके इस तमाम टॉपिक की आपकी एक ही वीडियो में प्रैक्टिस हो जाती है और पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एसएससी सीजीएल के बेस पे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो एसएससी फ्रिक्वेंटली हर साल पूछा करती है। यदि आप इन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी एक सही दिशा में जा रही है। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो इस वीडियोज़ को देखिए और उस पर अप्लाई करिए और धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पैसेज। देखिए, इस पैसेज को बताने से पहले इस पे जो साइनो और जो एंटोनिम्स है इसी पैसेज के बेस पे है, हम पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे इन पैसेज पे, ठीक। तो देखते हैं। देखिए, आज का जो पहला वर्ड है एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब होता है पालन करना, किसी नियम को, किसी रूल को क्या होता है, पालन करना। इसका सिनोनिम हो जाता है कंप्लियंस, ऑब्जर्वेंस, ओबीडियंस और कन्फर्मिटी। कंप्लियंस का मतलब होता है अनुपालन, ऑब्जर्वेंस का मतलब भी होता है पालन करना, ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी। नहीं, जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिख देते हैं योर ओबीडियंट सिस, आपका आज्ञाकारी, नहीं, योर ओबीडियंट, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ठीक। तो कंफर्मिटी मतलब भी होता है अनुरूपता, मतलब आप पालन कर रहे हैं किसी नियम को। देखेंगे इसका एंटोनिम्स भी देख लेंगे। इसका एंटोनिम्स है वायलेशन। वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना। डिसओबीडियंस मतलब होता है अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा को पालन नहीं करना। नेग्लेक्ट मतलब होता है किसी का उपेक्षा करना या किसी के हटा देना, उसको कोई बोला और उसकी बात को आप सीरियस नहीं लिए, नेग्लेक्ट कर दिए। होता है ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, किसी को रूल को तोड़ देना। तो क्या है, ये इनके आपके एंटोनिम्स है। देखिए, ये वर्ड है ना, ये सारे वर्ड जो है आपके सीजीएल के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो आप इन वर्डों को याद कर लीजिए, ठीक है। ये यही आते हैं, वायलेंस भी आया हुआ है, निगलेक्ट भी आया हुआ है, ऑब्जर्वेंस भी आया हुआ है। तो सारे वर्ड जो है सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैंने इसी पैसे से उठाया है, ये मैंने अलग नहीं लिए, ठीक है। देखिए, सेकंड नंबर है इंसेंशियल। ये कितनी बार पूछा गया है। इंसेंशियल मतलब होता है आवश्यक है, नेसेसरी है, विटल मतलब अनिवार्य है, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण है, आपका इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है आपका अपरिहार्य है, या क्या है, आपके आवश्यक है, आपको करना ही करना है। यदि आप इस वीडियोज़ को चाहे जैसे भी कहीं से भी अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम में आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का प्री का कट ऑफ 75% प्लस हो गया है।
तो आपको सारे सब्जेक्ट में 75 प्लस एवरेज स्कोर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्री क्वालिफाई होगा। मेंस के लिए तो आपको बड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब जाके मेंस क्वालिफाई होगा। तो यानी कि आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बहुत टफ हो गया है, तो आपको मेहनत भी उसी लेवल से करनी है। ठीक है, देखिए इसेंशियल मतलब होता है आपका आवश्यक, हमने इसको बता दिया था। नेसेसरी है, विटल मतलब भी अनिवार्य होता है, क्रूशियल है, इंडिस्पेंसिबल है। यहीं पे देखेंगे आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब होता है ना कि देखिए आवश्यक नहीं है कि आप ये करें, ऑप्शनल में आपको दे दिया गया है कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो क्या हो गया, इसका विलोम हो गया। अननेसेसरी है, अनावश्यक है। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ या मतलब ये काम का नहीं है। सुपरफ्लुअस मतलब होता है अतिरिक्त है। जैसे मान लीजिए कि आप एक काम करने के लिए आपके पास लिखने के लिए एक पेन है, उसके बाद मैंने एक और पेन लिया है, तो आवश्यक थोड़े है कि इस पेन का इस्तेमाल करें, मेरे पास तो एक और है। तो क्या है, सुपरफ्लुअस मतलब एक्स्ट्रा होना, एक से ज़्यादा होना, तो यानी क्या है, अनावश्यक है। ठीक है, ये भी वर्ड सर ये भी वर्ड बहुत बार पूछा गया, सुपरफ्लुअस। ट्रिवियल भी पूछा गया है। जो लड़का अगर तैयारी कर रहा है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो सब इसमें आया हुआ है, क्रूशियल भी आया हुआ है, विटल भी आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए। आगे है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है कम करना। मिटिगेट होता है एलिवेट, रिड्यूस, लेसन, डिमिनिश। एलिवेट मतलब भी घटाना, रिड्यूस मतलब कम करना, लेसन मतलब कम करना, डिमिनिश का मतलब भी कम करना होता है। तो सारे वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, सारे वो के सारे वर्ड, मिटिगेट, एलिवेट, रिड्यूस, लेसन, डिमिनिश, सारे वर्ड का मतलब है कम करना। देखेंगे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई मतलब तेज कर देना, जो स्लो गति थी, जो कम थी, उसको आगे बढ़ाना। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना। एग्रावेट का मतलब भी होता है बढ़ाना। वर्जन का मतलब भी होता है गंभीर या मतलब थोड़ा सा सीरियस ले लेना। ठीक, तो हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। इसे सब क्या है, इंक्रीज से मतलब है, और इसका मतलब क्या था, मिटिगेट का मतलब डिक्रीज से मतलब था, कम करने से मतलब था। ठीक, देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन जो था, डेवास्टेटिंग मतलब होता है आपका विनाशकारी। डेवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी। डिस्ट्रैक्टिव है मतलब विनाशक है। कैस्ट्रॉफिक है। कैस्ट्रॉफिक मतलब तबाही मचाने वाला, ये हज़ारों बार मतलब करीब कम कैस्ट्रॉफिक कम से कम पूछा होगा तो 15 बार। ठीक है, रूइनस मतलब भी होता है आपका बर्बाद करना या नाश कर देना। डिस्ट्रेस मतलब होता है आपदा लाने वाला। डिस्ट्रेस मतलब होता है तबाही। तो सारे वर्ड विनाशकारी हैं। डिस्ट्रक्टिव है, कैस्ट्रॉफिक है, रूइनस है, डिस्ट्रेस है। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका बेनिफिशियल है, आपके लाभकारी है। कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है। हार्मलेस है, आपका हानि रहित है। और हेल्पफुल मतलब होता है मददगार है, आपके सहायता में है, सहायता कर रहा है। तो एक तो विनाशकारी हो गया, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हेल्पफुल है, हार्मलेस है, नुकसानदायक नहीं है, हानि रहित है। कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है। बेनिफिशियल, लाभकारी है। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है इमेंस मतलब होता है बड़ा। इमेंस मतलब होता है विशाल। ये ह्यूज है, इनॉर्मस, गिग्नेटिक, क्लोजल। ये देखेंगे क्लोजल आपको 2022 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सब क्लोजल का पूछा था आपका एंड सिनोनिम्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ह्यूज ऑप्शन में दिया था। देख रहे हैं सारे वर्ड जो हैं प्रीवियस ईयर है, मैंने कहीं से नहीं उठाया, मैंने सिर्फ ये आपके पैसे से ही लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इमेंस मतलब होता है विशाल, ह्यूज, इनॉर्मस, गिग्नेटिक और क्लोजल। इसका एंटोनिम देखते हैं, स्मॉल मतलब छोटा है। टीनी मतलब ये छोटा। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है, सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन व्यक्ति। माइनर मतलब होता है छोटा। माइनर मतलब होता है आपका छोटा। ठीक, देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब होता है आपका टुकड़ा या खंड। खंड या टुकड़ा है फ्रेगमेंट। आपका पीस हो जाएगा, पीसेस, टुकड़ा। पार्टन मतलब भी क्या है, टुकड़ा है। सिलेक्शन मतलब भी क्या है, खंड है। सिलेक्शन नहीं, सेक्शन है, सॉरी। सेक्शन का मतलब भी होता है खंड, सेक्शन नहीं होता है सेक्शन, एक खंड में बांट दिए, मतलब किसी को बांट देना, खंडित कर देना। सार्ड मतलब भी होता है, सार्ड मतलब एक कण होता है, छोटा टुकड़ा, एक हिस्सा। ठीक, अब बड़ा क्या आएगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा होल मतलब संपूर्ण। इंटायरिटी मतलब भी होता है आपका कुल। इंटायरिटी मतलब ह्यूज, विशाल, बड़ा है। एग्रीगेट मतलब भी होता है योग, बहुत बड़ा। टोटली मतलब होता है आपका योगफल।
टोटलिटी, टोटलिटी मतलब भी होता है योगफल, ठीक। तो एग्रावेट, इंटायरली और होल। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर 10 क्वेश्चन है आपके, ये आपको ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश वर्ड पे ही टिकी हुई है। अगर आपको वर्ड नहीं आएगा तो इंग्लिश नहीं आएगी सर, याद रखेंगे आप। कंस्टेंट मतलब होता है लगातार, कंस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। प्रसिस्टेंट, प्रसिस्टेंट का मतलब भी होता है लगातार। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब भी होता है लगातार। स्टडी मतलब होता है छुटपुट, छुटपुट नहीं मतलब स्थिर है। स्टडी मतलब स्थिर होता है, छुटपुट स्थिर होता है। स्टडी मतलब स्थिर है, मतलब कोई गति दे दिए तो गति लगातार चलती जा रही है, क्या हो गति स्थिर हो गई, इसी गति से लगातार जा रहा है, ठीक। तो स्टडी है। परपेचुअल का मतलब होता है सतत, ये भी सतत विकास हो रहा है, लगातार विकास होते जा रहे हैं, लगातार विकास होते जा रहे हैं। परसिस्टेंट का मतलब भी लगातार होता है, ठीक। तो ये सब कंटिन्यूटी से मतलब है। एंटोनिम्स का हो जाएगा इसका इंटरमिटेंट मतलब होता है आपका रुक रुक कर, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। देखिए रेगुलर मतलब तो नियमित होता है, इरेगुलर मतलब होता जाएगा अनियमित। कांस्टेंट मतलब तो लगातार होता है, इनकांस्टेंट मतलब होता है आपका असंगत। स्पोर्डिक का मतलब होता है छुटपुट, रुक रुक के। स्पोर्डिक यहाँ रुका फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, तो स्पोर्डिक मतलब क्या, रुक रुक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है आपका झुकना, टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ। तो इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब भी झुकना होता है। लीन का मतलब भी झुकना होता है। स्लांट मतलब होता है तिरछा होना, तिरछा हो गया है ना, तो स्लांट हाइट किसका होता है, ये शंकु अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, शंकु में होता है ये स्लांट हाइट, ठीक। तो तिरछा होता है। बेंड का मतलब भी तिरछा होता है, बेंड होना, बेंड का मतलब भी मुड़ना होता है, ठीक है। तो सारे झुकाव से था, सारे झुकाव से था। तो यही देंगे। स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है आपका सीधा होना। अपराइट मतलब खड़ा होना, सीधे खड़ा होना। लेवल समतल होता है, मतलब पूरा सपाट है, समतल है। फ्लैटेन का मतलब भी सपाट होता है, फ्लैटेन का मतलब भी सपाट होता है। लेवल समतल है, अपराइट है, खड़ा होना, पूरा सीधा है। स्ट्रेंथ मतलब भी सीधा है। 9 नंबर देखते हैं। ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मतलब होता है आपका झटके, ट्रेमर्स का मतलब होता है आपके झटके। ये हो गया आपका शॉक, शॉक, शॉक मतलब भी झटके लगते हैं। वाइब्रेशन मतलब कंपन। क्वैक्स मतलब भी भूकंप होता है। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कंपन करना, ट्रेम्बलिंग करना, ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब भी होता है आपके झटके, कंपन करना। क्वैक मतलब भी कंपन करना होता है। वाइब्रेशन का मतलब भी होता है कंपन करना। शॉक मतलब होता है झटके लगना। एंटोनिम्स देखेंगे इसका। स्टिल मतलब होता है स्टिलनेस, स्टिल्स मतलब होती है कि स्थिरता है। कामनेस मतलब आपकी शांति है, धैर्य है। स्टेबिलिटी मतलब होता है अस्थायित्व है। इमोबिलिटी मतलब होता है आपका अचलता, अचलता मतलब जो है चंचल था अब वो शांत हो गया है, शांति से मतलब है इसके, ठीक है, कम होने से मतलब है। तो मोबिलिटी मतलब होता है स्थिर हो गया है, मोबिलिटी का मतलब होता है आपका स्थिर होना, स्थिर होना, ठीक। तो ये सब सारे वर्ड उनके एंटोनिम्स थे। अच्छा आगे देखेंगे। कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब होता है टकराव, कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब होता है टकराव। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होना, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना। क्लैश, क्लैश का मतलब होता है भिड़ंत, किसी से भिड़ जाना। क्लैश, क्रैश का मतलब ये आपका होता है धक्का देना किसी को। बम्प का मतलब होता है भी आपका टकराव, बम्प हो गया नहीं तो गाड़ियाँ बम्प हो जाती हैं या क्रैश हो जाती हैं, तो टकराव है, टकराव। क्रैश, क्लैश, इम्पैक्ट, प्रभाव डालना। तो सब सारे क्या है आपके ये साइनो है। एंटोनिम्स देखते हैं इसका। सेपरेशन मतलब होता है आपका अलग अलग, मैंने कल की वीडियो में बताया था सेपरेशन। डाइवर्जेंस मतलब भी होता है विचलन, डाइवर्जेंस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है आपका विचलन। एवॉइडेंस का मतलब भी होता है बचाव, नहीं होता कि टकराना नहीं है यार, एवॉइड करना है उसको, एवॉइड से बच के निकल जाना है, एवॉइडेंस होना है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, समझौता कर लो यार, क्यों टकराव, क्यों भिड़ेंगे, क्यों झगड़ा करेंगे हम क्या करते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सारे वर्डों को आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हम कह सकते हैं कि इसी में से किसी सीरियल के प्री के जो जून के माह में जो होने वाला है, बस इन्हीं 10 वर्डों में से कोई ना कोई आपको एक मिल जाएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट है, और क्या बताएं आपको, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं पैसेज को, और पैसेज को रीड करते हैं, और उसके बाद उसी पैसेज के थ्रू हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आप रेडी हैं,
इनके अर्थ जानने के लिए एक्साइटेड हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पैसेज का हिंदी में इसका अनुवाद क्या है। यदि आपका हिंदी में अनुवाद आप आसानी से कर ले रहे हैं तो समझिए कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। देखिए, एडहेरेंस टू, एडहेरेंस मैंने अभी हमने क्या पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। एडहेरेंस का था पालन करना, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, इंसेंशियल मतलब आवश्यक है, मिटिगेट का मतलब है कम करना, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव को, अर्थक्वेक मतलब भूकंप के। तो कह रहा है कि अर्थक्वेक मतलब भूकंप के प्रभाव को, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव को, अर्थक्वेक के प्रभाव को कम करने के लिए, मिटिगेट कम करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम रूल रेगुलेशन का क्या करें, पालन करें। करें एडहेरेंस टू एग्जिट रेगुलेशन, करें कि हमें पालन करना चाहिए रूल एंड रेगुलेशन का, इंसेंशियल आवश्यक है क्योंकि मिटिगेट इम्पैक्ट कम ऑफ अर्थक्वेक, इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ताकि हम भूकंप के प्रभाव को कम कर सकें। आप जैसे भी इसका अर्थ निकालना चाहें निकाल सकते हैं। वही बोल रहा है कि हमें भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम नियम का क्या करें, एडहेरेंस करें, पालन करें, तब जाके भूकंप से हम बचाव कर सकते हैं। भूकंप से बचाव क्या है, जो नियम भूकंप के जो बताए गए हैं, किसी कोने में जाके छुप जाना, किसी मजबूत टेबल के नीचे चले जाना, तो ये जो तमाम बचाव हैं वो आप पालन करके ही इस अर्थक्वेक से बचा जा सकता है, और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब धरती ही जब हिल रही है तो सिर्फ नियम का पालन ही आपको बचा सकता है। आप खुले में चले जाओ जहाँ कुछ नहीं है, यही बताया गया है क्लास 6 क्लास 7 में, तो उस सारे नियम का ही पालन करें, तभी जाके इस अर्थक्वेक से बचे जा सकते हैं, वरना डेथ होगी, यानी कैजुअलिटी तो होनी है। और ये जो है समुद्री तट इलाकों में ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, और आने की भी रीज़न है, इसमें सारा बताया गया है, तो आगे हम आपको बताते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया करा कि भूकंप से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल और रेगुलेशन का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस भूकंप से बच सकते हैं। देखते हैं आगे। दिस वीक, इस सप्ताह ईयरली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही अर्थक्वेक जो भूकंप आया, जो मैग्नीट्यूड मतलब जो तीव्रता था उसकी 7.1 एंड तिब्बत, करा कि जो तिब्बत में सुबह सुबह ही भूकंप आया और इसकी तीव्रता कितनी थी, 7.1 थी। एक बार नॉर्मली इसे पढ़ते हैं। दिस वीक, इस सप्ताह अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही अर्थक्वेक आया, कितना मैग्नीट्यूड का, 7.1, और कहाँ पे आया, तिब्बत में। करा कि तिब्बत में सुबह सुबह ही 7.1 मैग्नीट्यूड का क्या आया, भूकंप आया, तीव्रता का भूकंप आया। आगे, ऑरिजिनेटिंग टू डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर्स, जो कह रहा है कि जो उसके ऑरिजिन पॉइंट थी और उसकी गहराई कितनी थी, 10 किलोमीटर दूर तक थी, 10 किलोमीटर दूर तक की उसकी गहराई थी उस भूकंप की। द क्लेम लिस्ट 100 लिव्स एंड एक्यूज डैमेज टू बिल्डिंग एंड हाउसेस, कह रहा है कि क्लेम एट लीस्ट, कम से कम 100 लोग मारे गए, एक्यूज डैमेज 100 लोग मारे गए, और डैमेज टू बिल्डिंग एंड हाउसेस, बिल्डिंग और घरों का भारी नुकसान हुआ। डैमेज मतलब होता है नुकसान होना। कह रहा है कि कम से कम 100 लोग मारे गए और बिल्डिंग और घरों का बहुत नुकसान हुआ। द ट्रमर्स फ्रॉम द अर्थक्वेक वेयर द नेपाल, कह रहा है कि जो ट्रमर्स का भी क्या पढ़े थे हम, झटके। कह रहा है कि ये जो भूकंप के जो यहाँ पे देखेंगे, द ट्रमर्स ऑफ फ्रॉम द क्वेक, जो भूकंप के जो झटके थे, वेयर फेल्ट इन नेपाल, जो नेपाल में भी फेल्ट मतलब अनुभव किए जा सकते थे, फील किए जा सकते थे। जो भूकंप के जो झटके थे वो नेपाल में भी महसूस किए जा सकते थे। पार्ट इन बिहार, और बिहार के कुछ हिस्सों में भी था। एंड इवन 1000 ऑफ किलोमीटर्स अवे इन दिल्ली, और दिल्ली के हज़ारों किलोमीटर दूर तक ये महसूस किया गया। कह रहा है कि जो, एक बार इसको मिला के पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द ट्रेमर्स ऑफ आर द अर्थक्वेक, जो भूकंप के जो झटके थे वो नेपाल, बिहार और दिल्ली के 10 किलोमीटर दूर तक ये अनुभव किए जा सकते थे। द मेन अर्थक्वेक फॉलोवर्ड बाई, कह रहा है कि जो मेन मतलब मुख्य जो भूकंप था उसके बाद, फॉलोवर्ड बाई उसके बाद, उसके आने के बाद, कह रहा है कि मेन भूकंप आने के बाद लिस्ट 2 आफ्टर शॉक्स, जो 2 हल्के हल्के झटके आए। जो मान लीजिए कि जो मेन भूकंप तो था जिसकी तीव्रता कितनी थी, 7.1, लेकिन उसके बाद भी
आफ्टर शॉक्स जो टू आफ्टर शॉक्स जो हल्के हल्के जो भूकंप भी आए। इफ़ द ईपी सेंटर हैड बीन, करें कि इफ़ द ईपी सेंटर हैड बीन क्लोजर टू इंडिया, कह रहा है कि इफ़ मतलब यदि, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक कंडीशन बताई जा रही है। इफ़ द ईपी सेंटर हैड बीन क्लोजर इंडिया, कह रहा है कि यदि इसका ईपी सेंटर मतलब अपी केंद्र या इसका मुख्य केंद्र अगर इंडिया के करीब रहा होता, क्लोजर टू इंडिया, अगर इंडिया के करीब रहा होता, तो डैमेज ए क्लाउड टू हैव बीन फॉर द ग्रेटर, तो कह सकता है ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। ठीक है, टू डैमेज क्लाउड हैव बीन फॉर अ ग्रेटर, ये नुकसान भारत के लिए बहुत बड़ा हो सकता था। आगे देखते हैं, आ गया समझ में? आगे आगे अगला पॉइंट पे चलते हैं। अर्थक्वेक इन द हिमालय इवोक यूनिक सेंस फॉर ड्रेड इन इंडिया, कह रहा है कि जो भूकंप है, अर्थक्वेक मतलब जो भूकंप है, हिमालय इवोक, जो इवोक मतलब क्या होता है आपका भूकंप, इवोक मतलब भी भूकंप होता है, मतलब किसी को भूकंप को जगाना, इवोक मतलब एक जगाना भी होता है, मतलब भड़काना। कह रहा है कि जो भूकंप है और जो हिमालय का भूकंप है, यूनिक सेंस द ड्रेड इन इंडिया, जो इंडिया के लिए क्या है, काफ़ी डरावना है, काफ़ी घातक है। ठीक है, जो हिमालयी भूकंप है वो भारत के लिए काफ़ी क्या है, डरावनी है। आगे है मेमोरीज ऑफ द टू डेवास्टिंग अर्थक्वेक। मेमोरीज मतलब मुझे याद है, दो डेवास्टिंग मतलब जो तबाही, अर्थक्वेक मतलब भूकंप के, मुझे याद है भूकंप के दो तबाही जो नेपाल अप्रैल एंड मई 2015, जो मई 2015 में आया था। मुझे याद है तबाही के वो भूकंप के वो तबाही के झटके जो नेपाल में मई 2015 में आया था। विच किल्ड लिस्ट 9,000 पीपल एंड एक्यूज इमेंस डैमेज एंड आर स्टिल फ्रेश। करे कि उसके विच किल्ड टू लिस्ट 9,000, 9,000 लोग मारे गए, कम से कम 9,000 लोग मारे गए, एंड इमेंस डैमेज, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इमेंस मतलब बहुत बड़ा, डैमेज मतलब नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इमेंस डैमेज था, बहुत बड़ा नुकसान था। आर स्टिल फ्रेश, और जो यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं। वही कह रहा है कि मुझे अर्थक्वेक इन नेपाल, मुझे याद है कि नेपाल में 2015 में एक भूकंप आया था, मतलब दो भूकंप आया था, जिसमें लगभग 9,000 लोग मारे गए एंड इमेंस डैमेज, जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आर स्टिल फ्रेश, और मुझे आज भी मुझे यादें हैं, ताज़ा हैं, मतलब आज भी मुझे वो याद है। देखते हैं आगे, अगला है टेक्टोनिक प्लेट आर द मैसिव फ्रेगमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्रस्ट ऑन व्हिच कंटिनेंट एंड सी आर सिचुएटेड। कह रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है एंड मैसिव फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था टुकड़ा। कह रहा है जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक बड़ा टुकड़ा है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर आर क्रस्ट विच कंटिनेंट सी एंड सिचुएटेड। कह रहा है कि जो कंटिनेंट है वो एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो कंटिनेंट एंड सी आर सिचुएटेड, जिस पे, कह रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस पे हमारा कॉन्टिनेंट मतलब जो हमारे कॉन्टिनेंट और सी, समुद्र और कॉन्टिनेंट क्या है उस पर सिचुएटेड है, स्थिर है। कॉन्टिनेंट और आपके समुद्र क्या है उस पर स्थित है। महाद्वीप और समुद्र क्या है उस पर स्थित है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। कहते टेक्टोनिक प्लेट्स आर द मैसिव फ्रेगमेंट एंड द अर्थ क्रस्ट एंड व्हिच कंटिनेंट एंड सी आर सिचुएटेड। कह रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, टुकड़ा है, और जिसके सतह पे क्रस्ट मतलब जिसके सतह पे हमारा कॉन्टिनेंट और सी, मतलब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है आपका महाद्वीप एंड सी माना समुद्र, जिसपे महाद्वीप और समुद्र क्या है, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित है। आगे दीज प्लेट्स आर इन द कंटिनेंट मोशन। कह रहा है कि दीज प्लेट, दीज किसके लिए है,
टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, करें कि दीज प्लेट्स आर कांस्टेंट मोशन, करें कि जो प्लेटें हैं वो लगातार, कांस्टेंट मतलब होता है लगातार, मोशन मतलब गति में है। क्लोडिंग मतलब होता है, देखिए कोलिडिंग का मतलब होता है टकराना, आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। विच अदर एक दूसरे से, करें कि जो प्लेटें हैं लगातार गति में हैं और एक दूसरे से टकरा रही हैं। मूविंग पार्ट अपने आप में मूव कर रही हैं, मूविंग मतलब होता है घूमना, घूम रही हैं, गति कर रही हैं। और स्लाइडिंग पास्ट एनोदर, एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, फिसल रही हैं। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं। जो कह रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो क्या हैं, गति में हैं एंड अपने में एक दूसरे में टकरा रही हैं। मूविंग ए पार्ट, एक दूसरे गति एक तरफ से घूमती रहती हैं। स्लाइडिंग पास्ट एनोदर, एक दूसरे पे स्लाइडिंग मतलब क्या होता है, फिसलना, एक दूसरे पे क्या करते हैं, फिसलती रहती हैं। द इंडियन प्लेट्स कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट्स, कह रहा है कि जो इंडियन प्लेट है एंड द यूरेशियन प्लेट है उससे कोलाइड मतलब टकराने से, अकॉर्डिंग टू द क्रस्ट टिल्ट अपवर्ड, जो हमारी क्रस्ट है क्या है, टिल्ट हो गई है, झुकी हुई है। कह रहा है कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है उसके टकराने से, कोलाइड होने से, कोलाइडेड मतलब होता है टकराना, ठीक है, कोलाइडेड, और कोलाइडेड मतलब होता है टकराना, जिसके टकराने से क्रस्ट जो हमारी क्या है, टिल्ट अपवर्ड, जो है झुकी हुई है, जिसकी वजह से द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, जिसकी वजह से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, जिसकी वजह से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए मैंने इसका पूरा अर्थ बता दिया। अब आपको पढ़ाएंगे स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होती है, स्कीमिंग सॉरी मीनिंग गलती है। अब आपको बताएंगे स्कीमिंग जो होता है, आपको मेन वर्ड पढ़िए और उसका अर्थ निकालते जाइए। जबकि इस पैसेज में हमको नहीं बताना चाहिए था, उसके लिए अलग एक और पैसेज आना चाहिए था, लेकिन मैं इसी पे बता रहा हूँ क्योंकि आप शुरुआती दौर में हैं तो आपको उतना तेज नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसी पे स्कीमिंग बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप इस पे स्कीमिंग करके ही आप इंग्लिश के जो सीजीएल में जो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर उतना टाइम आप स्कीमिंग, आपको स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी तो आप सीजीएल के पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा होता है। ठीक, तो देखिए स्कीमिंग क्या होता है उसको जानने का, क्योंकि आप इसका अर्थ आप जान गए तो स्कीमिंग के थ्रू ही आपको बताया जाएगा। कह रहा है कि एडहेरेंस, इसको पढ़ते हैं, एडहेरेंस टू एग्जाइटिंग रेगुलेशन एसेंशियल मिटिगेट इम्पैक्ट एंड अर्थक्वेक। कह रहा है कि यदि अर्थक्वेक के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि आप नियम और रूल रेगुलेशन का पालन करें। इस सप्ताह जो है अर्ली मॉर्निंग अर्थक्वेक, इस सप्ताह जो है सुबह ही 7.1 का भूकंप आया, और कहाँ पे आया, तिब्बत में, और उसका जो ओरिजिन और उसकी गहराई थी लगभग 10 किलोमीटर थी। लगभग 100 लोग क्या किए, मारे गए एंड भारी नुकसान हुआ बिल्डिंग और घरों का। ये झटके थे, जो अर्थक्वेक थे, जो महसूस किए जा सकते थे नेपाल में, बिहार में, और हज़ारों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दिल्ली में। जो अर्थक्वेक था, जो मेन अर्थक्वेक था, उसके बाद 2 हल्के अर्थक्वेक आए। यदि इसका एपिसेंटर, ये इसका अब जो इसका केंद्र बिंदु अगर भारत के करीब रहा होता तो भारी डैमेज हो सकता था, और फार ग्रेटर मतलब डैमेज, और बहुत भारी नुकसान हो सकता था। नेक्स्ट, जो ये अर्थक्वेक है, जो ये भूकंप है, वो हिमालय के लिए, जो हिमालय भूकंप है वो भारत के लिए काफ़ी खतरा है, काफ़ी डेंजर है, यूनिक सेंस के लिए है। हमें याद है कि 2 भूकंप जो आए थे नेपाल 2015 में, जिसमें लगभग 90,000 लोग मारे गए और भारी नुकसान हुआ था, और ये आज भी मेमोरी ताज़ा हो जाती है। कह रहे कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वह एक पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो पृथ्वी का, जिस पे जो महाद्वीप एंड समुद्र क्या है, स्थित है। कह रहा है कि ये प्लेटें आपस में लगातार गति कर रही हैं
क्लोडिंग जो अपने में टकराती हैं, मूविंग जो घूमती रहती हैं, जो एक दूसरे से फिसलती रहती हैं, स्लाइडिंग करती रहती हैं। द इंडियन प्लेट कोलाइडेड, जो करा कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, इनके टकराने से जो हमारी क्रस्ट क्या हो गई है, टिल्ट हो गई है, और इनका रिजल्टिंग इसके निर्माण में जिसका रिजल्ट समूह में क्या बन गया, फॉर्मेशन फॉर द हिमालय, जिसके रिजल्ट से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। किसके किसके टकराने से हुआ था? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से। ठीक है, तो मैंने बाकायदा आपको अर्थ बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। यदि आप अर्थ समझ गए हैं तो आप इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला आपका प्रश्न है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन तिब्बत वीक। कह रहा है कि इस सप्ताह जो है तिब्बत में कितने मैग्नीट्यूड का, मतलब कितने तीव्रता का भूकंप देखा गया था। तो हमने पहले लाइन में ही पढ़ा था 7.1 पर 7.1 मैग्नीट्यूड का आया था। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े थे तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। 7.1 तिब्बत में कितना आया था, मैग्नीट्यूड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर कह रहा है कि वेयर आर द एपी सेंटर दिस वीक अर्थक्वेक इन लोकेटेड। कह रहा है कि इस बार जो भूकंप आया था उसका अर्थक्वेक का जो है एपी सेंटर कौन था इस बार नेपाल था, बिहार नहीं था और ना ही इनका चर्चा था। ठीक, बाकी तिब्बत में इसका एपी सेंटर था। नेक्स्ट, पहले में ही था, वहीं था उसके बगल में ही आंसर इसका। अगला था कि द जियोलॉजिकल इवेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। कह रहा है कि वो क्या जियोलॉजिकल इवेंट है, जो भौतिक कारण है जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जिसके हिमालय का निर्माण हुआ था। देखिए आपको दिखा देते हैं क्या दिया था, लास्ट वाला पोर्शन में दिया था इसका। कह रहा है कि हिमालय का फॉर्मेशन किसके वजह से हुआ है, द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। तो यही हमको देखेंगे कि कह रहा है कि जियोलॉजिकल इवेंट लेड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का निर्माण करने के लिए क्या हुआ था, कोलिजन मतलब टकराव हुआ था किसका, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का। तो आंसर नंबर क्या, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंस एंड प्लांट नहीं होगा, स्लीडिंग एंड द पास्ट एंड उधर नहीं होगा, यूरोपियन एंड वल्केनो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आसानी से आप दे पाएंगे अगर यदि आप पैसेज को ढंग से पढ़े हैं तो प्रश्न आप पूरा दे पाएंगे। कह रहे कि हाउ डीप वाज द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। कह रहा है कि जो एपी सेंटर में जो कितना गहराई तक गया था, गहराई गया था आपका 10 किलोमीटर। ठीक, 10 किलोमीटर दिया था ना जी, 10 किलोमीटर KM, 10 किलोमीटर। ये भी आपको था, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ था 10 किलोमीटर्स, आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर। तो शायद जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 5 प्रश्न था, 5वां प्रश्न है आपका। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी एक्यूज ऑफ द अर्थक्वेक इन द हिमालय। कह रहे कि व्हाट इज द प्राइमरी एक्यूज ऑफ द अर्थक्वेक द हिमालय। कह कि जो अर्थक्वेक, जो भूकंप, जो पहला कारण क्या है, मतलब उसका प्रथम कारण क्या है जो भूकंप आते हैं हिमालय में। क्या है कारण जी जो भूकंप आते हैं हिमालय में? पहला है हैवी रेनफॉल, क्या काफ़ी हैवी बारिश होती है उसके वजह से। वोल्केनो एक्टिविटी, जो भूकंपीय जो वोल्केनो ज्वालामुखी जो एक्टिविटी के कारण। कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, या फिर वीक सॉइल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो मिट्टियों की जो कमज़ोर बनावट है उसकी वजह से आता है, या फिर ज्वालामुखी के उत्पन्न से आता है, या फिर हैवी रेनफॉल या फिर हैवी बारिश से आता है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट पढ़े थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूकंप आते हैं। ठीक, अभी आपको अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको दिखा देते हैं। मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट था यहाँ पे। देखिए मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट अपने आपस में गति करते रहते हैं। ठीक है नहीं, मोशन था ना, देखिए यहाँ पे था कंस्टेंट गति करते रहते हैं। ठीक, मोशन में था, गति करते रहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। अब देखिए चलते हैं आपको क्लोज टेस्ट पे। ये मैंने उसका सारे का आंसर भी दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, हमने ये पहले पैसेज ये साइन वांटो देख लिया था। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। ये है क्लोज टेस्ट। देखिए आज का क्लोज टेस्ट है ना, हमको बनाए हैं आपको क्या उसको वैसे बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के, क्योंकि वो भी आपको तो आना चाहिए ना फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये उसी से मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स बना दिया।
जो पैसेज था ना, यदि आप पैसेज का अर्थ समझ गए हैं तो इन सारे प्रश्नों का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स आर द मैसिव फ्रेगमेंट इन द अर्थ। कह रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक पृथ्वी के अर्थ का क्या है, एक टुकड़ा है जो क्या है बताइए, सरफेस है, क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है। आप बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्रस्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, क्रस्ट पे है जो कॉन्टिनेंट और सी स्थित है। तो क्या है पृथ्वी का, क्या है, क्रस्ट है। आप पढ़े थे, आप पैसे थोड़ा दूर हो गया है वरना आपको दिखा देते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा आपका, क्रस्ट आपका आंसर होगा। पृथ्वी के क्रस्ट पे है वो। ठीक है, सरफेस नहीं है। सरफेस उसका इस्तेमाल करते हैं जो पूरी उसकी ऊपरी सतह पे, सरफेस का यूज यहाँ पे नहीं हो सकता है। मेंटल है, मेंटल नहीं मेटल है, और कोर है। कोर का मतलब तो होता है आपका, अगर आप कोर की बात करेंगे तो कोर मतलब तो मुख्य होता है। सरफेस मतलब सतह होता है, और क्रस्ट मतलब भी सतह होता है। तो क्रस्ट का मतलब होता है पृथ्वी की सतह होती है, तो इसलिए आपका क्रस्ट हो जाएगा आंसर। ठीक, सेकंड नंबर देखिए, दीज प्लेट आर कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि जो प्लेट है वो कॉन्स्टेंट क्या कर रही हैं, क्लोडिंग टकरा रही हैं, अदर मूविंग अपार्ट घूम रही हैं, एंड स्लाइडिंग द पास्ट एंड एनोदर। कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर सरक रही हैं। तो कह रहा है कि द प्लेट कंस्टेंट लगातार क्या है, मोशन है, रेस्ट में है, स्टेबिलिटी है, वाइब्रेशन है। देखिए, प्लेटों की बात की गई थी, हमने बोला था कि अगर आप आसानी से पढ़े होंगे और अर्थ समझ रहे होंगे तो उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। रेस्ट तो नहीं कर रही हैं, रेस्ट की तो बात नहीं है कि प्लेटें जो रेस्ट कर रही हैं तो मूविंग कैसे करेगी। स्टेबिलिटी भी नहीं है, स्टेबिलिटी का मतलब भी स्थिरता होती है। वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन करना, कंपन से तो भूकंप आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कंपन इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे मोशन होगा। करेंगे द दीज प्लेट आर द कंस्टेंट, लगातार क्या है, मोशन में है, लगातार गति में है। ठीक है, लगातार वो सब गति में है, मोशन इज राइट आंसर, इसका मोशन हो जाएगा। ठीक है, मोशन क्लोडिंग विद द ईच अदर मूविंग पार्ट। ठीक, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा देखते हैं, द इंडियन प्लेट विच यूरेशियन प्लेट क्या कर रही हैं। करे कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है यूजिंग द क्रस्ट टिल्ट। तो करे कि जो हमारी पृथ्वी जो क्रस्ट जो झुकी हुई है किसकी वजह से हुई है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के क्या करने से, सेपरेट अलग हो जाने से नहीं, पहला तो होगा ही नहीं, सेपरेट दे दिया है। स्लीड मतलब फिसलने से क्रस्ट थोड़ी है। डाइवर्स मतलब होता है आपका अलग अलग होने से, भिन्नता होने से नहीं। कहा था कोलाइडेड का मतलब होता है टकराने से। ठीक है, कोलाइडेड का मतलब होता है टकराने से। तो टकराने से क्या है, वो क्या है, टिल्ट हो गई है। एंड अपवर्ड, जिसकी वजह से अपवर्ड हो जाएगा यहीं पे, अपवर्ड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। तो आपका इस तरह से ये हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की ओर होता है। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर टकराने से क्या है, क्रस्ट टिल्ट हो गया, ऊपर की ओर हो गया, जिससे क्या बन गया, हिमालय बन गया। ठीक, तो अब देखते हैं आपका, ये भी आप पूरा आंसर उसका आप देख सकते हैं। अब देखते हैं नरेशन। देखिए, हमने उसी से ही, आप जो पढ़े हैं ना सर, मैंने उसी से नरेशन भी लिया हूँ, उसी पैसेज से वाइस भी लिए हैं, सब कुछ उसी से है सर। हमें सिर्फ सिखाना है सर। ठीक है, इंग्लिश बतानी है, इंग्लिश समझानी है। जो इंग्लिश का भय है ना उसको ख़त्म करना है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश से बहुत डरता हूँ, मुझे भी इंग्लिश उतना ही आती है सर जितना आना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश से जो भय है ना पूरे भारत में से ख़त्म कर देंगे हम। अभी बहुत कुछ करने वाले हैं इंग्लिश के बेस पे। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश है जीरो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिसको लैंग्वेज को पकड़ में आ गई, इंग्लिश कुछ नहीं है। यदि आप इंग्लिश को हुआ बनाएंगे तो इंग्लिश बहुत बड़ी बन सकती है। तो देखिए नरेशन देखते हैं, इसका रूल 2-3 होता है, उसके बेस पे आप काम कर लेते हैं। पहले रूल में आप देखेंगे ये क्या है, पास्ट। सैड क्या है, पास्ट टेंस। सैड क्या है, पास्ट है। वर क्या भी है, पास्ट। अब टेंस का रूल समझ लीजिए, यदि आपका वाज आ जाए या वर आ जाए, ठीक, तो एक कन्वर्ट होता है हैड में। ये टेंस रूल है, हमने कुछ नहीं बताया। ये पास्ट है, हमने पास्ट देख लिया। सैड है, सैड एक पास्ट टेंस है।
अगर ये पास्ट है और यहाँ पे वाज वर दिया है तो वाज वर किस में कन्वर्ट होता है, हैड में कन्वर्ट होता है। बस दो चीज़ देखा मैंने और कुछ नहीं करना है। अब इसी के बेस पे चलते हैं, रिजल्ट पे देखते हैं क्या क्या रिजल्ट पे पहुँच पाते हैं। हमने वाज वर पे के बाद क्या चाहिए, मुझे हैड चाहिए, ठीक है, हमें हैड चाहिए। हैड देखिए वर है यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं, यहाँ पे से दे दिया, गलती है। यहाँ पे हैव दे दिया, हैव की बात नहीं है सर, मुझे हैड चाहिए। यहाँ पे आर दे दिया प्रेजेंट टेंस, तो ये हमको ये भी नहीं चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी राइट आंसर। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उस रूल को पकड़ा, वर के बाद हैड चाहिए क्योंकि यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है। जब पास्ट दिया हुआ हमको हैड चाहिए तो हैड किसी में था ही नहीं, ओनली एक में है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, एकदम ईजी है सर ना। इस पर वीडियो मेरा आने वाला है, बनाने वाले हैं, कंटेंट तैयार हो गया है, बस सिर्फ बनाना है। आगे देखते हैं, उसका आंसर भी लिखें आप, उसका आंसर बाद में देख सकते हैं। पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस में यदि आपको देखेंगे डैमेज्ड क्या है, V2, और V2 क्या होता है, पास्ट। तो V2 के बाद क्या खोजेंगे आप, वाज या वर। ये भी रूल है, सिर्फ टेंस का रूल है और कुछ नहीं है। V2 के बाद क्या खोजेंगे, देखिए एक तो होता है आपका सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये टेंस के हिसाब से परिवर्तन होता है, ठीक। तो ये दिया है V2 किस में जाएगा, वाज और वर में जाएगा। V2 किस में जाएगा, वाज और डैमेज्ड। आपको पता है कि यदि वर्ब किसी वर्ब में अगर ईडी मतलब सेकेंड फॉर्म में है तो क्या होती है, पास्ट फॉर्म ही होती है। तो देखिए पहले हम कल बताए थे आपको आईएनजी वाला फॉर्म कब आएगा, बीइंग कब आएगा, आईएनजी वाले फॉर्म में आएगा। तो आईएनजी तो दिया नहीं है, तो ये आईएनजी वाला तो कट गया पहले ही, वाज और आईएनजी कट गया। आर तो होगा ही नहीं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वाज और वर चाहिए। इसमें देखिए हैड दिया हुआ है तो हैड भी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये जो बिल्डिंग्स है कहाँ जाएगी, सब्जेक्ट बनकर आएगी, तो सब्जेक्ट बनकर आ गई बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। उसके बाद मुझे V2 था तो हमको वर चाहिए, डैमेज ही है भाई अर्थक्वेक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आया कुछ समझ में आपको, आ गया ना कि V2 के बाद क्या चाहिए, मुझे वाज वर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सी नंबर विल बी राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल। कह रहा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है इसको आप सॉल्व करिए। देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ़ द एपिसेंटर हैज़ बीन क्लोजर्स। कह रहा है कि देखिए जो इफ़ लगता है ना, ये कंडीशनल बताता है, कंडीशनल सेंटेंस है, इसका रूल होता है। पर रूल देख लीजिए, रूल के बाद ही आपको जा सकते हैं। देखिए इफ़ है, यदि इफ़ आ गया तो इधर आपको हैड चाहिए, इधर ही चाहिए हैड, दो काम देके होता है, इफ़ हैड। उसके बाद होता है इधर चाहिए आपको वुड, हैव प्लस V3, ठीक। थोड़ा सा इसको फिर बढ़िया से लिख देते हैं। आपको यदि इफ़ चाहिए, यदि इफ़ आ गया है तो प्लस आपको चाहिए हैड, कामा दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे आपको वुड चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे वुड हैव बीन है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ है, हैड तो ही है, हैव बीन है तो ठीक है, हैव बीन में चाहिए, कोई बात नहीं, बीन से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे डैमेज टू वुड है, तो यहाँ पे वुड को क्या कर दें, काट दीजिए। हमें क्या चाहिए, अरे कुड को क्या चाहिए, काट दीजिए। कुड की जगह क्या चाहिए, हमें वुड चाहिए, ठीक है। ये आपका रूल है, आपको रूल पता होना चाहिए। 3 रूल है, 3 रूल आपको फ्रिक्वेंटली याद होना चाहिए। हम आपको बता देंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो देखेंगे कि हमें वुड प्लस है प्लस V3 चाहिए। देखिए वुड प्लस है प्लस V3, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपका कुड भी दिया हुआ है, जो कुड दिया हुआ है क्या है, कैंसिल। यहाँ भी कुड दिया हुआ है, यहाँ भी क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि कुड तो मुझे चाहिए, हमको वुड चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो माइट दिया हुआ है, तो माइट कहाँ से आ गया, यहाँ पे कुड कहाँ से आ गया, यहाँ से कुड नहीं आएगा, कहाँ आएगा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नियम के अकॉर्डिंग हमको वुड चाहिए,
ठीक है, हमको यहाँ पे चाहिए वुड, वुड प्लस भी प्लस हैव प्लस B3 होता है। ठीक, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। तो इस तरह से सीजीएल में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट का सवाल लिया हुआ है, ये थोड़ी सी जो है ये हमने बड़ा लिया हुआ है तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको एडजस्ट कराने के लिए। सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे, सेंटेंस है इसको अरेंज करिए एक सेंटेंस फॉर्म में। किस में फॉर्म में होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेट में होता है। किसी सेंटेंस इसी में होता है ना, पहले सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो कह रहा है कि इसी फॉर्म में इसको सजा दीजिए। ठीक, तो देखेंगे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सारे ऑप्शन 2 बार सी से शुरू हैं और 1 बार डी से 1 बार ए से। देखिए कह रहा है कि सी से कितने बार शुरू हैं? 2 बार, और ए से 1 बार और डी से 1 बार शुरू है। डी से 1 बार शुरू है तो प्राथमिकता है कि सी से शुरू होना चाहिए। पहले कुछ रूल पे बात कर लेते हैं। देखिए पहले ये जो दीज है, दीज क्या है? एक प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन कब आती है? नाउन के बाद। तो पहले तो नाउन तो आया होगा ना, ये रूल होता है, नाउन के बाद ही आती है प्रोनाउन। तो जब नाउन के बाद प्रोनाउन आती है तो प्रोनाउन से कभी शुरू हो सकता है सेंटेंस? नहीं हो सकता, तो ए वाला तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं डी, ऑन विच। ऑन, ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से शुरू हो सकता है सेंटेंस? नहीं हो सकता, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो ये तो कन्फर्म अभी दिया ही नहीं है, तो ये तो कन्फर्म हो गया किससे शुरू है? सी शुरू है। आन से शुरू नहीं हो सकता और आपका दी से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोनाउन है, और आन से भी शुरू नहीं हो सकता। अब सी से कन्फर्म है कि सी से ही शुरू है। कह रहा है कि द टेक्टोनिक प्लेट्स आर द मैसिव फ्रेगमेंट ऑन द अर्थ एंड क्रस्ट। कह रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक बड़ा हिस्सा है पृथ्वी के क्रस्ट का। ऑन विच कंटिनेंट, जिस पे, ऑन विच जिसी पे, किस पे? क्रस्ट की बात कर रहा है, तो लिंक तो यहीं जोड़ दिया ना, सी के बाद डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा कि पृथ्वी क्रस्ट पे, ऑन विच क्रस्ट पे, ऑन विच क्रस्ट पे कॉन्टिनेंट एंड क्या? समुद्र स्थित है। और इसके बाद चलिए ए पे, दीज प्लेट्स, यही बात कर रहा है कि दीज प्लेट्स इन प्लेटों, दीज प्लेट, ये प्लेटें आर द कंस्टेंट मोशन, लगातार गति में है, टकरा रही हैं एंड मूविंग कर रही हैं, एंड द स्लाइडिंग पास्ट, एक दूसरे से ऊपर खिसक रही हैं। समझ में आ गया? हम देखिए हम समझाने के लिए लिए हैं कि आपको अर्थ भी आना चाहिए सर। ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट है ये कोई पहाड़ नहीं है जिसको बोलते हैं PQRS, बहुत पहाड़ है। पहाड़ जब है जब आपका इसका अर्थ नहीं आ रहा है। अगर अर्थ आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पैसेज में था ये पूरा सेंटेंस, मैंने उसी को दिया, घुमाया, अर्थ आया, आप बना लिया आसानी से। ठीक है सॉरी। देखते हैं कॉमन ईयर क्वेश्चन। आपके कॉमन ईयर के लगभग जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कॉमन ईयर के, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द सडन टेस्ट। एक सेंटेंस होता है, रूल होता है नाइदर नॉर का। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर एक जो है कंजक्शन है जो कंपेयर वाला है, जो दोनों साथ में आते हैं, नाइदर नॉर। और इसका रूल ये है कि नार के जो सामने वाला सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो नार जो है, नार वाले से देखिए सब्जेक्ट 2 हैं, 2 सब्जेक्ट से जोड़ता है, द स्टूडेंट्स, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो कह रहे कि जो नार के सामने जो बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगाते हैं? वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है आपका? प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो हमें वर्ब क्या चाहिए? ये भी तो क्या चाहिए? ये भी प्लूरल चाहिए। जब ये भी प्लूरल चाहिए तो क्या वाच क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। ठीक, इतना पता होना चाहिए आपको। नाइदर नॉर एक कंजक्शन है, नार के सामने वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं।
ये सब्जेक्ट आपका यस लगा हुआ तो प्लूरल है, तो वाज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काट के वर लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर किस में गलती है, सी में गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप इसका पढ़ सकते हैं इसको। सेकेंड नंबर देखिए, ही हैज़ बीन वर्किंग द कंपनी सिंस 5 ईयर। देखिए ये 5 ईयर देख लीजिए पहले, 5 ईयर, 5 ईयर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, फार का इस्तेमाल होता है, ठीक। सिंस के इस्तेमाल के लिए आपको चाहिए क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फार का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे अब रहता कि 5 ईयर नहीं, ये रहता 2005, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए आप यहाँ सिंस लगाते हैं। इसलिए 5 ईयर्स क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए आप फार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे फार का इस्तेमाल होगा, ठीक। तो यहाँ पे सिंस जाने वाला पार्ट में वो गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं, ये सही है, हैज सही है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द टीम हैव ओन द मैच। द टीम हैव ओन द मैच। टीम क्या है, टीम एक सिंगुलर नाउन है। जब तक कि इसके डिवाइड का बात ना की जाए तब तक क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो ये क्या है, टीम में क्या हो जाएगी, टीम पूरा क्या है, टीम में क्या है आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के लिए क्या, हैव क्या कर रहा है, हैव क्या है, अब क्या, ये एक प्लूरल है, तो इसे काट दीजिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हैज चाहिए, हैज विल बी राइट आंसर, ठीक। तो यहाँ पे हैव काट दीजिए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीम क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के बाद हमें क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सब वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इसीलिए आपका ये हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ, द हैव सीन हिम स्टडी। देखिए स्टडी क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट, एक यह है, एक सिंपल पास्ट है, ठीक है। और सिंपल पास्ट का रूल होता है कि आपको क्या चाहिए, V2 चाहिए, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, वाज वर हैव है नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हैज काटिए, हैव काटिए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हैव काट दीजिए, यहाँ पे हैव लगेगा ही नहीं। और सही करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, आई सॉ, सेकेंड फॉर्म हिम स्टडी। देखिए यहाँ पे जो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले आप बता दें कि इसके लिए हमको V2 चाहिए, तो ये काट दीजिए और सीन की जगह क्या लिख दीजिए, सॉ लिख दीजिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा सर, ये सॉ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर, हैव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। द बॉय हैज कम फास्ट द रेस इन माई फ्रेंड। द बॉयज हु कम द फर्स्ट इन द रेस इज माई फ्रेंड्स। देखिए द बॉयज हु कम फास्ट इन द, केम फास्ट है, केम फास्ट इन द रेस इन माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस पूरे तरीके से सही है, नो एरर, ठीक है। द बॉयज हु, नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, एरर तो होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन सही है, नॉन एरर तो इसमें दिया, लेकिन ऑप्शन क्या नहीं दिया, नो एरर इन द रेस। चलिए एक क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं, आप इसका जवाब बताइएगा हमें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। मैंने पूरे जो आपको रूल्स जो थे, नियम थे, समझाया आपको, पैसेज थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, क्लोज टेस्ट थे, तमाम चीज़ों को मैंने आपको बढ़िया से शांति से उनको सॉल्व कराया और समझाया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और बाकी अपने हिसाब से जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।